Assalamualaikum. My name is Dr. Fakhar and I hold an MBBS and an MCPS in family medicine. I have practiced for 10 years in gynae, but for the last 4 years, I'm a stay-at-home mom for my 4 kids. So this is a side hustle for me, delivering lectures. I love to do that, and I love to share my knowledge with other people so that they can also interact and add some value to the topic. So, is everybody ready? Should we start? Okay. So today we are going to discuss a very important topic, that is relationship with your first child. तो सबसे पहले आई वुड लव टू नो कि आप में से जो लोग मैरिड हैं, माशाल्लाह बच्चों वाले हैं, उनमें से किस किस का पहले बेटी है किसका बेटा है, किसकी बेटी है. You can share in the chat. Ma'am, let me put a poll here so the people can answer to that poll. So the question would be, who has a baby daughter first and who has their first child as a baby boy. कोई होंगे ना, मैरिड भी होंगे ना माशाल्लाह बीच में, जिनके माशाल्लाह बच्चे भी होंगे. मेरी तरह I have got 4 माशाल्लाह, 2 boys and 2 girls. Okay, I'm going to put this poll. Just give me a minute. और मिस आसिया मुझे बताएंगी कि क्या आया. अभी तो मेरा ख्याल है क्वेश्चंस नहीं गया, लेकिन अभी ये कुछ मिनट में होगा. Just give me a moment. हाँ, मैं अपने बच्चों के बारे में बताना चाहूंगी. मेरा पहला बेटा और फिर ट्विंस हैं. पहला बेटा आपका? पहला बेटा है और ट्विंस डॉटर है मेरी. माशाल्लाह माशाल्लाह. अच्छा. और चूंकि मैं वर्किंग रही, मतलब वर्किंग लेडी रही थ्रू आउट, मतलब टीच करती रही, पढ़ाती रही, तो मैंने अपने रिलेशनशिप को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है जाके डिस्कवर किया और एक्सप्लोर किया. और मुझे अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी कि बच्चों के साथ, मैंने बेटियों के साथ 15-16 इयर्स में मुझे लगता है कि मेरी दोस्ती हुई. दोस्ती एक वैसे ख्याल रखना इज अ थिंग जो हम करते हैं, लेकिन एक रिलेशनशिप जो था ना, जिसने फुलफिल किया और पता चला कि वो ये तो एक बहुत प्यारी सी बात है, वो मुझे उनके टीनेज में जब वो एंटर हुई, और वहां पर मुझे लगता है कि एक बड़ा साउंड रिलेशनशिप बना, और वो मैं उसको एंजॉय करती हूँ. और बेटे के साथ मेरा बहुत राइट फ्रॉम द बिगनिंग, उसने वो सब चीजें एक्सपीरियंस की जो मैंने अपने जर्नी में की, वो मेरे साथ साथ चला. सही. अच्छा, मुझे कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि आप किसी का पहला बेटा है, किसी की पहली बेटी है, तो अदर वे राउंड तो नहीं हो सकता. जाहिर है यू हैव योर फर्स्ट चाइल्ड एज अ बॉय और एज अ गर्ल. तो अब मेरी सबसे बड़ी बेटी है, क्योंकि माशाल्लाह शी इज 13 years old, शी इज इन 8th grade. तो मैं उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर सकती कि सबसे बड़ा अगर आपका बेटा होता है तो हाउ डू यू बिहेव, इज देयर अ डिफरेंस इन द अपब्रिंगिंग, या वो सेम ही होता है आपकी बड़ी बेटी हो या बड़ा बेटा हो. ये चीज भी बड़ा मैं सोचती होती हूँ कि ये कभी बैठ के डिस्कस करें कि पहला बेटा होने से पहले बेटी होने से कुछ डिफरेंस होता है. बेटा हो या बेटी हो, मुझे लगता है कि ये एक चीज है जो आपको बिल्कुल कंप्लीट करती है. आपकी जिंदगी में एक आपके पास एक जिंदगी एंटर होती है, तो उसका एक बड़ा ही मैग्नेटिक इफेक्ट होता है. मुझे ये लगता है कि आप बियॉन्ड इमेजिनेशन, ये एक मिरेकल है जो आपकी जिंदगी में होता है, और जब आप उसको फील करते हैं तो फिर वो आपको मुख्तलिफ डायमेंशन में कंप्लीट करता है. लाइक आपको जब अल्लाह ताला बच्चा दे, बेटा या बेटी दे, तो जो औरत है, अगर वो वर्किंग है, अगर आदमी है जो काम कर रहा है, या अगर दोनों ही काम कर रहे हैं, तो वो फील करते हैं रिस्पॉन्सिबल कि ये हमें अल्लाह ताला ने एक चीज गिफ्ट दिया है, हमें उसका ख्याल. मेरा ये ख्याल जी. और कोई बात करना चाहता है तो प्लीज बात करें. हमारे पास रिजल्ट भी हैं. जी, वो मैंने पोल पब्लिश किया है. आउट ऑफ 15 में से 9 ने रिप्लाई कर दिया है. ये आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा कि बेबी बॉय फर्स्ट चाइल्ड एज बेबी बॉय 2 हैं और बेबी गर्ल 2 हैं. नॉट मैरिड 5 हैं. तो उनका क्या करना है? वेरी गुड क्वेश्चन है बिलाल. पहले मैं बोलना चाहती हूँ, ये जो अरफा का टॉपिक है, डॉक्टर अरफा का टॉपिक है, मैं समझती हूँ कि इसमें विद आवर फर्स्ट चाइल्ड तो ये चले मैरिड लोगों के लिए बात होगी,
लेकिन जो अनमैरिड है उनके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर सीख है। असल में जो लफ्ज इंपॉर्टेंट है वो है रिलेशनशिप, और जो रिलेशनशिप है ना बिल्डिंग, वो आप की जो समझ है, अब यहाँ पे जो बात होगी ना वहीं से आपको पता चलेगा कि आप इसको वाइड रेंज ऑफ जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। वो चाहे आपके कुलीग के साथ हो, चाहे आपके घर में किसी के साथ हो, चाहे किसी के साथ भी हो। सो की टर्म है रिलेशनशिप, जिसपे हम आज बात करेंगे, है ना। अच्छा, मैं कहना चाहूंगी आसिया कि जो अनमेरिड है यहाँ पे वो बल्कि ज्यादा लकी हैं कि वो सीख लेंगे कुछ। हम लोगों ने ना बहुत ट्रायल एंड एरर से सीखी हैं चीजें। तो आई रियली मिस दैट कि जब हमारा जमाना था, जब हमारी शादियां हुई थी, एट दैट टाइम आई डोंट थिंक इतना ज्यादा प्री मैरिटल काउंसलिंग पे और पेरेंटिंग स्किल्स के ऊपर इतना ज्यादा काम होता था, वर्कशॉप्स अवेलेबल होती थी। हम लोगों ने काफी डिफिकल्टी के साथ ये चीजें सीखी ना। तो जो अनमेरिड है वो हमारे एक्सपीरियंसेस से सीख के बल्कि बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए जब उनका टाइम आएगा। तो दे विल बी बेटर पेरेंट्स एंड बेटर कम्युनिकेटर्स, मेरा तो ये ख्याल है जी। और कुछ मैं शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपके प्रोग्राम के थ्रू डेडिकेट करना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि जो रिलेशनशिप है, ये जरूरी नहीं कि आपका बेबी आपकी लाइफ में आए तो उसके साथ रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप आप जब बेबी थे, आपके पेरेंट के साथ जो रिलेशन है, ये उसको भी एक्सप्लोर करता है, और वहां पर भी जाकर अगर आप देखें तो आपको बड़ा कुछ मिलता है। मैं जिंदगी के इस हिस्से में हूँ, काम कर रही हूँ, अब मैच्योर लेडी, और मेरी उम्र है, मेरा एक एक्सपीरियंस है। मैं आज भी अगर खड़े होकर सोचती हूँ, तो मैं अगर फेथ की बात करूं, या मैं अपने एंथुसियाज्म की बात करूं, या मैं अपने मोटिवेशन की बात करूं, तो मैं समझती हूँ कि ये वो 4 साल की आसिया या 3 साल 5 साल का जो टाइम पीरियड है, उसमें मैं अपनी मदर की वो बात याद करती हूँ कि मेरी मदर ने मुझे ये बात बताई, वो स्टोरी सुनाती थी, और मुझे उनकी हर बात अच्छी लगती थी, और वो मुझे मतलब मेरे लिए एक आइडियल और एक तो दिल ओपन था उनके लिए हर बात लेने के लिए। सो जो बच्चा होता है, अगर उसको आप अच्छी बात देते हैं तो उसका दिल खुला हुआ होता है, और जब दिल खुला हो तो जो बात आप करते हैं वो उसके अंदर जाती है। सो वो आज जो हम बिहेव कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, वो हमारे में दी है। सो ये एक छोटी सी बात थी जो मैं कहना चाहती थी। जी डॉक्टर अरफा, प्लीज कंटिन्यू। जी। अच्छा, चले मैं थोड़ा सा अपनी स्टोरी से स्टार्ट करना चाहूंगी। मैंने जैसे आपको बताया, मैं फर्स्ट चाइल्ड इज अ बेबी गर्ल, और माशाल्लाह अब बहुत अच्छी है, वो पढ़ाई में भी अच्छी है, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट और सारा कुछ है। लेकिन उसकी जो बर्थ की स्टोरी है, दैट इज अ बिट, उसमें थोड़ी सी सफरिंग थी, बिकॉज शी वॉज बॉर्न प्रीमेच्योर। शी वॉज बॉर्न एट 35 वीक्स, माइल्डली प्रीमेच्योर। उसको आप माइल्डली प्रीमेच्योर कहते हैं, शी वॉज जस्ट 2 वीक्स प्रीमेच्योर, लेकिन फिर भी उसको काफी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी एट बर्थ, एंड शी वेंट थ्रू many difficult treatment procedures in Hamid Latif, and she stayed there for 10 days. तो मेरे लिए सॉरी टू इंटरप्ट, एक छोटी सी बात मैंने आपसे पूछनी है। मेरे पास भी एक बच्ची है जो मेरी स्टूडेंट है, वो प्री मेच्योर बर्थ वाली है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने अपने उस बच्ची को कैसे डील किया, कौन सी क्लास में, पहले तो आप मुझे बताएं कौन सी क्लास में पढ़ रही है इस वक्त? 8th में माशाल्लाह। 8th में है, अच्छा। तो क्या अब मैं जानना चाहती हूँ उस बच्ची के बारे में सारा कुछ, प्लीज। जी, मैं आपको बता रही थी कि जो 35 वीक्स पे डिलीवर होते हैं बच्चे, दे आर कंसिडर्ड जस्ट माइल्डली प्रीटर्म, यानी बहुत ज्यादा प्रीमेच्योर नहीं होते हैं वो। और बाहर के मुल्कों में आप समझे तो आप उसको टर्म के तौर पे ही लेते हैं कि फुल डेज का जिस तरह बेबी होता है हेल्दी, और दे आर नॉट सपोज टू हैव एनी डिसेबिलिटीज। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा सा मतलब ट्रीटमेंट इतनी भी एडवांस नहीं है, कुछ ना कुछ कमी थोड़ी बहुत रह जाती है, तो उसको थोड़ा सा जो है जॉइंट लैक्सिटी का और थोड़ा सा मस्कुलर वीकनेस, और शी हैज गॉट माइल्ड स्क्विंट इन हर राइट आई, फॉर दैट शी वेयर्स ग्लासेस। तो थोड़ा बहुत हमारे यहाँ रह जाती है कमियां जो है, हालांकि वो नहीं होनी चाहिए अगर हम ज्यादा एडवांस हमारी ट्रीटमेंट, शायद अब बेहतर हो गया, वो 13 साल पहले शायद थोड़ा बहुत उसमें कमी थी। बहरहाल जैसे जैसे और प्रीटर्म होते जाते हैं बच्चे, उससे पीछे कुछ 34 वीक्स का है, कोई 30 वीक्स का है, तो वो जाहिर है उनकी डिसेबिलिटीज और कोई ना कोई कमी
आई साइट में या हेयरिंग में या मेंटल डेवलपमेंट में वो ज़्यादा रह जाती हैं। ये तो डिपेंड करता है कि उनको उस वक्त न्यूनेटल ट्रीटमेंट अच्छी मिल गई कुछ हॉस्पिटल में या सारी फैसिलिटीज़ मौजूद थी, टाइमली ट्रीटमेंट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, वो रिकवर कर जाते हैं। बहरहाल माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, चीज़ मेंटली फिट हो, वो बहुत अच्छे, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है और ग्लासेस लगाती है। उसके बाद वो लेजर सर्जरी वगैरह बाद में आप स्क्विंट के लिए करवा सकते हैं या आई साइट के लिए लेंस वगैरह यूज कर सकते हैं, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन ये है कि आई हैड अ वेरी टफ टाइम विद हर। हालांकि वो थोड़ी सी माइल्डली प्रीटर्म थी, बट शी वाज जस्ट 2 kgs इन वेट जब वो पैदा हुई थी। तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी फॉर मी, क्योंकि वो तो माय फर्स्ट चाइल्ड, आई डिडंट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ अपब्रिंगिंग अ बेबी। मुझसे तो उठाई नहीं जाती थी, शी वाज सो वीक एंड फ्रेजाइल, और फिर वो सिक भी थी। तो उसके साथ जो मेरी बॉन्डिंग थी ना, दैट वाज एक्सट्रीमली इमोशनल। वो ऐसी हो गई मेरी बॉन्डिंग अपनी बेटी के साथ, आई कुडंट लेट हर आउट ऑफ माय साइट इवन फॉर अ सेकेंड। और इवन के लोग मुझे टॉन्ट भी करते थे कि तुम इसको बिस्तर पे नहीं लिटाती हो, तुम इसको उठा के रखती हो। मैं इवन के वॉशरूम तक नहीं जाती थी कि मेरी बेटी को पीछे से कुछ हो जाएगा। आई बिकेम दैट डिल्यूजनल, क्योंकि आई हैड सीन हर सफरिंग सो मच। तो वो जो जर्नी था ना, दैट वाज वेरी पेनफुल फॉर मी। अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन आपके बच्चे के साथ बॉन्डिंग वैसे ही बहुत स्ट्रांग होती है, और मेरी उसके साथ जो बॉन्डिंग हो गई वो इट वाज बियॉन्ड इमेजिनेशन। कि मैं कहती थी कि आई कांट लव एनीवन इन द होल वर्ल्ड द वे आई हैड लव्ड हर। जिस तरह मुझे होता था कि आई कुछ अरसे के लिए आई डिडंट वांट टू हैव अनदर चाइल्ड, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं किसी और बच्चे से इतनी मोहब्बत ही नहीं कर पाऊंगी जितनी मैंने उससे की है अपनी बेटी से। आई डिडंट वांट टू शेयर हर लव। और मेरा ख्याल है जो लोग मैरिड हैं शायद उनके ऊपर भी थोड़ा सा वो फेज आया हो, जब एक बच्चे को आप बड़ा कर रहे होते हैं और फिर आप सोचते हैं टू हैव अनदर चाइल्ड, और फिर आपको लगता है कि शायद यू डोंट वांट टू शेयर दैट लव। हो सकता है, आप बताएं आसिया, आप मैं ये जानना चाहती हूँ इस इमोशनल बॉन्डिंग का जो इस आपकी पहली बेटी के साथ आपका हुआ, हर एक का होता है, लेकिन ये जो आपने कहा कि मैं बिल्कुल उसको नहीं छोड़ती थी, मेरा एक इमोशनल बॉन्ड उसके साथ बड़ा स्ट्रांग बन गया। तो क्या वो जो बच्ची है उसका भी इमोशनल बॉन्ड आपके साथ इतना स्ट्रांग है, और इस इमोशनल बॉन्ड का क्या फायदा आपको नजर आता है कि ये इसी तरह होना चाहिए? नहीं, उसके बाद स्ट्रॉन्ग तो होना चाहिए, लेकिन वो जिस कदर अटैचमेंट थी ना, और फिर मैं अपने बाकी बच्चों से मतलब भी इस कदर पोजेसिव हो गई कि आई कुडंट लेट देम आउट ऑफ माय साइट। तो उसको फिर जाहिर है लोग भी थोड़ा सा उसको कभी कभी बुरा मान जाते थे कि कुछ ज्यादा ही वहमी सी मदर है ना। तो लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे बच्चे बड़े होते हैं माशाल्लाह, वो शी इज अ टीन, तो वो सेपरेट हो जाते हैं आपसे, थोड़े इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। आप उतना ज्यादा पोजेसिव फिर नहीं रहते हैं, तो यू हैव टू लेट गो अ बिट कि उनको थोड़ी इंडिपेंडेंस चाहिए, उनको थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, इस बात में जानने में। आप मुझे ये बताएं कि आप इस पर्सपेक्टिव से बताएं कि ये जो स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग है आपकी, इसका आपकी बेटी पे क्या इम्पैक्ट है? क्या इम्पैक्ट है? अच्छा इम्पैक्ट क्या है, और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि इस चीज को ठीक होना चाहिए, वो इम्पैक्ट क्या है? नहीं, वो तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि आहिस्ता आहिस्ता आई हैड टू स्टेप बैक अ बिट, जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी कि व्हेन थिंग्स टर्न आउट टू बी नॉर्मल, जब सब कुछ नॉर्मल मुझे लगा कि इसकी पढ़ाई भी ठीक है, शी इज डूइंग वेल फिजिकली भी, तो फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा मैंने उसको इंडिपेंडेंस देना, और कि जैसे पार्क में जाना है तो अकेले वो स्विंग ले सकती है, वो सब फिर थोड़ा सा आपको बैक ऑफ होना पड़ता है ना, कि बच्चे को इंडिपेंडेंस का एहसास हो, डिपेंडेंट फील ना करे, तो लव्ड फील करे लेकिन कंट्रोल्ड फील ना करे। अच्छा, लव्ड फील करे लेकिन कंट्रोल फील, बहुत अच्छी बात। लव्ड फील करे बट नॉट कंट्रोल्ड। मुझे ये बताइए कि स्कूल में जो बाकी अपने पीयर्स के साथ, जो लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, वो जो क्लास फेलोज हैं, उसके अंदर उसको रिलेशनशिप मेकिंग में या उनके साथ चलने में तो मुश्किल तो नहीं आई? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मतलब शी इज वेरी सोशल और वो फ्रेंड्स भी बना लेती है। मतलब कि शुक्र है कि मेरे ऊपर नहीं। आई वाज अ वेरी शाय एंड इंट्रोवर्ट पर्सन व्हेन आई वाज इन माय चाइल्डहुड और टीन्स में भी। आई हैड वेरी डिफिकल्ट टाइम इन मेकिंग फ्रेंड्स, लेकिन वो बड़ी अच्छी माशाल्लाह फ्रेंडशिप भी कर लेती है और अपना ग्रुप बनाती है, पार्टिसिपेट करती है हर चीज में ना। तो फिर मुझे लगता है कि आप जो मेरा सवाल है उसको आपने जवाब दे दिया। आपने कहा इमोशनल बॉन्डिंग ने उसको ऐसा बनाया है कि वो ट्रस्ट कर सकती है
लोगों पर इंडिपेंडेंट आपने किया, ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें जो एक लव फील कराना है या ख्याल रखना है या प्यार करना है, उससे वो लोगों से रिलेशनशिप बना सकती है। ये एक बहुत मुश्किल बात है। मैंने देखा है कि बच्चे, आप एक प्री मेच्योर बेबी के ऊपर आप बता रही हैं कि कोई ना कोई छोटी सी एक वीकनेस लेकर वो आता है क्योंकि वो प्री मेच्योर होता है, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके बहुत सारी चीजें हैं ठीक हो सकती हैं और वो उसको ठीक भी कर सकते हैं। मैंने देखा है जो ठीक बेबी आते हैं और हम उन्हें बहुत अच्छे से एजुकेशन दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो बच्चे, उनका ये स्किल नहीं है। और अब तो इतना आइसोलेटेड लोग रहते हैं बच्चे, मैंने देखा है कि उन्होंने अपना एक शेल बनाया हुआ, उसके अंदर रहते हैं। तो अगर आपकी बच्ची के पास ये गिफ्ट है तो ये बहुत, मेरे लिए एक बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि वो रिलेशनशिप बहुत आराम से अपने पीयर्स के साथ बना लेती है। तो बड़ी जबरदस्त बात। हाँ, शुरू में आपको ना थोड़ा सा, जैसे जैसे बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, थोड़ा सा इंडिपेंडेंस वो चाहना शुरू करते हैं, तो आपको यू हैव टू लेट गो अ बिट, थोड़ी सी उनको स्पेस देनी पड़ती है और देनी चाहिए भी है, वरना कि उसके बाद वो वही मैंने आपको बताया ना कि लव्ड के बजाय कंट्रोल्ड फील करना शुरू कर देते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप थोड़ा सा फासले से उनको वॉच करें, ऑब्जर्व करें, ट्रस्ट दें और उनको बताएं कि आई नो यू नीड योर स्पेस और मैं वो तुम्हें दे रही हूँ, बट डोंट ब्रेक माई ट्रस्ट। तो ये अनकही बातें होती हैं, या अपने एटीट्यूड से आप उनको समझा देते हैं, अपने इमोशंस से, और वो बहुत अच्छा आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। बच्चे बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि माँ क्या चाहती है, बाप क्या चाहता है, और उस चीज़ को वो साथ लेके चलते हैं। जो आपको नॉर्म्स उनको देते हैं, जो आपको वैल्यूज उनको देते हैं, वो उसको समझते हैं वो। तो ये है कि मुझे अपने आप को कुछ अर्से बाद थोड़ा सा बैक ऑफ करना पड़ा कि नहीं, मुझे इतना ज़्यादा उनको पॉजिटिव ना लगने लग जाए कि माँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो अल्लाह का शुक्र है, शी इज़ डूइंग वेल। चलिए जी, ये मैंने आपको अपनी स्टोरी सुना दी। अब मैं यही बात आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। जो फर्स्ट बॉर्न होता है, हमारा पहला बच्चा माशाल्लाह अल्लाह ताला जब देता है, तो उससे पहले हमारी कोई एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो होती हैं, लेकिन वो बड़ी डिफरेंट होती हैं। मतलब जैसे मुझे समझ नहीं आती थी कि एक बच्चा मेरी लाइफ में फिट कैसे होगा, बिकॉज आई वॉज अ वर्किंग वुमन और मेरी तो 24 घंटे वैसे ही दौड़ लगी होती थी और इतने सारे काम होते थे और जॉब साथ होती थी। तो मुझे समझ नहीं आती थी कि एक बच्चा जो पूरा 24 घंटे लेता है आपके, हाउ विल दैट फिट इन। और वो माशाल्लाह आपका जो एक नई अल्लाह ताला आपको जिंदगी देता है, वो ऐसे फिट इन होता है बच्चा कि फिर आपकी सारी चीजें, आपकी सारे एक्टिविटीज उसके इर्द गिर्द घूमती हैं और सब कुछ उसके साथ हो जाता है हैंडल। आपका घर, आपकी जॉब, आपकी स्टडीज जो अगर आप कर रहे हैं, कंटिन्यू करें, तो वो सब कुछ उसके साथ मिल जाता है। एक अच्छा, एक बहुत खूबसूरत बॉन्ड बन जाता है उसके लिए। क्योंकि मैं बहुत वरीड थी, मेरा ख्याल है आप में जो भी लोग हैं उन्होंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि फर्स्ट टाइम पेरेंट्स जो होते हैं उनको बहुत एंजाइटी भी होती है कि हम कैसे मैनेज करेंगे, हमसे कैसे होगा। लेकिन वो सब कुछ हो जाता है, अल्लाह ताला सब कुछ कर देता है। लेकिन यहाँ पे मैं इस बात को दोबारा कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, उसकी तरह प्री मैरिटल काउंसलिंग नहीं है, उसी तरह पेरेंटिंग के ऊपर एक बच्चे को दुनिया में लाने से पहले भी हमें कुछ क्लासेस अरेंज करनी चाहिए पेरेंट्स टू बी के लिए, कि उनको समझ आए कि उनको किस तरह से बिहेव करना होगा जब वो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बनेंगे, उनको क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ अच्छा हो सकता है, क्या कुछ गलत हो सकता है, किस चीज़ से डरना चाहिए, किस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए अभी तक तो मैंने देखा है इतनी कोई वो नहीं है, लेकिन सेल्फ हेल्प बुक्स है या कोई वीडियोस आप देख के थोड़ा बहुत अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर दैट। क्यों नहीं चाहते, क्या कहती हैं आप? मैं ये कहूंगी डॉक्टर अरफा कि ये जो बात है कि क्लासेस होनी चाहिए और इसके ऊपर हमें कोई हेल्प होनी चाहिए, ये बिल्कुल एक बहुत ज्यादा जरूरी बात है जो आपने यहाँ पे कोट की। लेकिन यहाँ एक और बात भी मुझे समझ आती है कि कुछ स्किल्स हैं जो कि अगर हम अपने स्कूल से शुरू कर दें, जैसे एक्सेप्टेंस, जैसे डीलिंग विद चैलेंज, जैसे कंपैशन, ये छोटी छोटी चीजें जो कि इंसान को आगे जाके काम आती हैं, मगर आपके करिकुलम में ना तो ये एवेल्युएट होती हैं, ना इनको देखा जाता है और ना ही इनको अप्रिशिएट किया जाता है। और यही चीजें काम आती हैं। आप देखें, जो लोग फेल होना जानते हैं वो जाके बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। मैंने देखे बहुत सारे अपने ही क्लास फेलोज में, अगर मैं देखूं, जो क्लास में सबसे थोड़े नंबर ले रहे होते थे और फेल हो रहे होते थे, वो बड़े मजे से बड़ी बड़ी कंपनीज को
रन कर रहे हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ कि ये क्या था, ये ऐसा क्या था जो ए स्टार ले रहे हैं वो ऐसे बैठे हुए कहीं ना कहीं किसी ना किसी के अंडर काम कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रही ए स्टार नहीं लेना चाहिए, मैं ये समझी हूँ कि स्किल ये है कि जो अपने फेलियर को संभालना जानता है और फेल होके अच्छा कहता है, अच्छा फेल हो गए ना तो देखा जा सकता है, इस पे काम किया। जो लोग ये वाला स्किल जानते हैं वो आगे हर चीज को मैनेज करना जानते हैं। तो मुझे लगता है समहाउ हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें बहुत काम की जरूरत है। उसको हमने एक टूल बना लिया है कि या तो हमने अपना बच्चा पैसा बनाने के लिए बनाना है मटेरियल पर, या हमने अपना बच्चा जो है उसके ग्रेड्स अच्छे और वो एक सोसाइटी में इज्जत बनाने वाला बंदा हो। तो आप देख लें कि जो रेट है डिवोर्स का और जो रिलेशनशिप्स हैं वो है ही नहीं, वो रहे मतलब अब पहले हम सुना करते थे कभी कहीं कहीं और अब हम देखते हैं कि ये क्या मजाक ही बन गया, एक इधर इस तरह से। तो ये क्यों है? क्यों एक पेशेंस नहीं है? क्यों एक दूसरे के लिए एक जो समझ है, मतलब गिव एंड टेक होता है ना रिलेशनशिप, तो ये क्यों नहीं है? इसलिए कि हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि भाई अपना हिस्सा लेना है, बी सेल्फिश। हमें नहीं पता किसी का कुछ जाता है जाता जाए, मगर नहीं हम ये बात ही नहीं है कि हम किसी के लिए कुछ फील करें। तो अगर दो ही लोग आप मिलाते हैं, कंपैटिबिलिटी पर आप शादी कर रहे हैं कि ये जी डॉक्टर है और लड़की डॉक्टर है, लड़का इंजीनियर है, हमने शादी कर दी, तो अब शादी जो है वो चलेगी कि नहीं चलेगी वो मटेरियल नंबर्स के हिसाब से आपने की है। लेकिन जो रिलेशनशिप है वो नंबर्स पे नहीं चलता, और यही बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। इतने सोचने वाले लोग जो हैं वो ये बात नहीं सोचते कि पैसों से नहीं, लाइफ में किसी और चीज पे चलना है। और अब तो आप देखें पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि लोग स्किल्स पे काम कर रहे हैं। जो 8वीं फेल है वो बड़े बड़े बिजनेस रन कर रहा है, और जो आप एक निकल के आते हैं तो आप एक डिप्रेशन और उसमें रहते हैं और आप कहते हैं मैंने अपना ए स्टार मैनेज करना है और मैंने अपना जो टॉप पोजीशन उसको मैनेज करना है। उसमें आप क्या कुछ लूज करते हैं आपको पता ही नहीं। फियर ऑफ मिस्टेक, फियर ऑफ फेलियर, उस पे फंसे रहते हैं। सही, ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लेवल पे हमें इस चीज को वहीं पे एड्रेस कर लेना चाहिए कि जब एक बच्चा पढ़ के निकले, प्रैक्टिकल लाइफ में जाए, शादी हो, तो उसको पता हो कि हाउ टू डील विद ह्यूमंस। आपने एक इंसान के साथ कंपैटिबल होके किस तरह से रहना है, क्योंकि सही बात है एक फैमिली के साथ, एक इंसान के साथ 24 घंटे रहना और सारा कुछ साथ लेके चलना और गुजारा करना जिसको हम कहते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए प्रैक्टिकली जो रियल लाइफ स्किल्स हैं वो नहीं सिखाई जाती है हमारे यहाँ। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इस चीज़ को करिकुलम में ही कहीं हमें ऐड करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो माशाल्लाह स्कूल के बाद से ही लड़कियों की शादियां होना शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ें उनको उस लेवल पे FSC, FA, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लेवल पे कहीं पे हमें ये ऐड करनी चाहिए कि इफ दे गेट मैरिड एट दैट स्टेज तो उनको पेरेंटिंग की और किस तरह से दूसरों के साथ चलना है उसकी कुछ ना कुछ उनको नो हाउ हो। सही, क्योंकि इसमें जो बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर भी आता है कि हमने एक बच्चे को, एक पूरे इंसान को बड़ा करना है, एक यूजफुल मेंबर बनाना है कम्युनिटी का। और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम सबसे ज़्यादा जो डालते हैं वो अपने फर्स्ट चाइल्ड के ऊपर डालते हैं, क्योंकि वो पहला हमारा बच्चा होता है, सारी हमारी एनर्जी और फोकस उसके ऊपर होता है। और मुझे लगता है कि हम जो सबसे जिसको बड़ा समझते हैं, चाहे वो उम्र में भी छोटा ही होता है, दूसरा बच्चा आ जाता है तो वो पहला बच्चा बड़ा हो जाता है, तो हम उसको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बर्डन डालते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी, उससे बहुत ज़्यादा अक्ल शौर की बातें एक्सपेक्ट करते हैं। क्यों ऐसा ही है ना? पहला बच्चा से छोटा भी 2-2.5 साल का हो, 3 साल का, अगला बच्चा आ जाता तो हम कहते हैं तुम तो बड़े हो गए हो ना, तुम्हें तो पता होना चाहिए सब कुछ। क्योंकि मैंने अपने भाई के साथ ही होता देखा है, वो क्योंकि मेरा बड़ा भाई जो है वो माशाल्लाह हम चारों में बड़ा है, तो वो उसके साथ स्टार्ट से ये देखा था कि वो अम्मी अब उसको कहते हैं कि तुम तो बड़े हो, तुम तो समझदार हो, तुमसे तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि शायद मैंने भी कहीं अपनी बेटी के साथ ऐसा किया हो कि हम उनसे कोई बचकाना बात बचपन से ही एक्सपेक्ट नहीं करते। हम कहते हैं कि तुम तो बड़े हो, तुम तो छोटे बहन भाइयों को संभालोगे और तुमने तो मेरे साथ लग के काम भी कराना है। तो वो हम बहुत ज्यादा बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बच्चे पे डाल देते हैं। मुझे लगता है कि कहीं पे बाज़ औक़ात माँ बाप उस बच्चे का बचपन भी थोड़ा स्पॉइल कर देते हैं इस चक्कर में कि आप तो बड़े हैं सबसे और आपको समझदारी का काम करना चाहिए।
ये एक बात मैं कहूंगी कि अवॉइड करनी चाहिए इन्हें थोड़ी सी। ये डॉक्टर अरफा, माहीन ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, मैं चाहूंगी कि माहीन आकर खुद बात करें। लिखा है इन्होंने कि स्टैंडर्ड्स आर सेट टू हाई फॉर द फर्स्ट चाइल्ड। मेरा ख्याल है कि स्टैंडर्ड जो है ना वो इतने ऊंचे रख दिए जाते हैं, और फिर उस स्टैंडर्ड के ऊपर जो हाई एक्सपेक्टेशंस हैं उसमें कहीं इंसान होने का स्पेस जो है ना हम बड़े बच्चे से हटा देते हैं। हम कहते हैं ये बड़ा है ना, तो कोई गलती तो इसको करनी ही नहीं चाहिए, और यहीं पे हम बहुत ज्यादा जी माहीन आ जाए, आए वालेकुम अच्छा, एक्चुअली मैं खुद फर्स्ट चाइल्ड हूँ, तो उस पर्सपेक्टिव से मैंने बात की थी कि फर्स्ट चाइल्ड से बहुत सी उम्मीदें जोड़ दी जाती हैं, एंड पूरी फैमिली का प्रेशर सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड पे ही रह जाता है। जो छोटे होते हैं वो दे आर ऑलवेज लेट गो ऑफ एवरीथिंग। मैं खुद भी मतलब एडल्ट हूँ, और मेरे भाइयों में सिर्फ 1 ईयर का डिफरेंस है। मेरे ट्विंस भाई हैं, मुझसे 1 साल छोटे हैं सिर्फ। एंड मुझे हमेशा फैमिली में एडल्ट ट्रीट किया गया, और उनको आज तक बच्चा ट्रीट किया गया। तो वो आज तक वो वैसे ही है, लेकिन मेरे भी 2 बेटे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन मैंने उनके लिए यही आगे कंटिन्यू किया है कि मैंने बड़े पे इतना प्रेशराइज नहीं किया, मैंने उसको इतना पैम्पर्ड है वो मेरा बड़ा बेटा, क्योंकि वो मेरा भी जिस तरह आपने कहा है ना कि आपके फर्स्ट चाइल्ड का इशू हुआ था ऑन द टाइम ऑफ बर्थ, तो मेरे भी बेटे के साथ इसी तरह थोड़ा इशू हो गया था एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो बिल्कुल नॉर्मल मतलब मेरा फुल टर्म था, बट उसमें भी यही इश्यूज आ गए थे कि जब वो उसने ना जब वो मतलब वो रोया नहीं था when he was born. Delayed cry. He turned blue. He turned blue, and the doctor said कि 95% chances हैं the child won't survive. तो मैंने तो देखा भी नहीं था, मेरा बेटा 7 days वेंट पे रहा। तो जब मुझे 7 days बाद मुझे उन्होंने हैंड ओवर भी किया, तो उन्होंने कहा कि विद टाइम यू वुड गेट टू नो कि इसमें क्या क्या इश्यूज हैं। अब मैं उस टाइम पे मैंने पकड़ा, मुझे समझ नहीं आई कि मैं खुश हूँ या मैं क्या करूँ। मतलब डॉक्टर ने मुझे हैंड ओवर करते हुए ना, उन्होंने मुझे इतना मतलब मेंटली स्ट्रेस दिया कि वो जो पहला 1 साल था मेरा इतना प्रेशराइज्ड गुजरा। मैं उसकी हर मूवमेंट को ट्रैक करती थी। थोड़ा सा भी मतलब बच्चा है, बच्चे में 100 मामले हो जाते हैं। वो सो रहा होता था, मैंने क्लैप करके चेक करना कि ही मतलब उसकी सेंसेस नॉर्मल हैं, वो सुन रहा है, वो सो रहा है। मैं उसकी आंखों में लाइट मार के चेक करती थी, आईज खोल रहा है। तो जब तक उसने बोलना नहीं शुरू किया, चलना नहीं शुरू किया, मैं उसमें मतलब स्ट्रेस में रही। और उसकी वजह से मैंने ना उसको इतना, वो मेरे लिए प्रोटेक्टिव रहा कि मैंने उसको मतलब वो मुझसे इतना अटैच है कि वो अब तक ही 6 years old, शुक्र अल्लाह का उसमें कोई इश्यूज नहीं है, कोई भी नहीं। ही इज गोइंग टू स्कूल, सारा कुछ सही है। लेकिन वो ही अब वो कभी मुझे उसकी क्लास टीचर भी कभी कोई कहे ना कि इस तरह इशू है, तो मैं फिर भी आई डू नॉट केयर, मैं उस पर इतना प्रेशर नहीं डालती। मैं कहती हूँ अल्लाह ने मुझे उस फेज से निकाला कि मतलब अल्लाह माफ करे कि मुझे उन्होंने कहा कि इसमें ये इश्यूज आ सकते हैं, इसका ब्रेन इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि द फर्स्ट 30 seconds आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब बच्चा पैदा होता है उसका रोना बहुत जरूरी है। मेरे लिए तो वो बहुत स्ट्रेसफुल टाइम था। तो मैंने तो अपने दोनों बच्चों को, आपने जो बात की थी कि पहले बच्चे से आपने इतना प्यार किया कि आपका दूसरे बच्चे को आपको लगता था आप प्यार कर ही नहीं सकेंगी, तो मैं भी हमेशा यही सोचती थी कि यार मैं शायद जितना मैंने इसको प्यार किया है मैं तो कर ही नहीं सकती। तो मैं फिर, लेकिन मेरा दूसरा बेटा भी हुआ तो वो भी माशाल्लाह उसने खुद से अपना बहुत प्यार लिया। तो लेकिन वो जो मैंने अपनी लाइफ में एक लेसन सीखा कि पहले चाइल्ड पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालनी चाहिए, उसका किसी भी तरह ही शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अदर किड इन हिज लाइफ। उस पे इतना स्टैंडर्ड, उसको स्ट्रेस नहीं देना चाहिए कि वो एक स्टैंडर्ड इतना हाई रखे कि दूसरा बच्चा उसकी वजह से परेशान हो जाए, क्योंकि उसका पहला बच्चा स्ट्रेस की वजह से वो ओवरवर्क कर जाता है, लेकिन वो डिजर्व नहीं करता इतना स्ट्रेस। मेरी पूरी लाइफ में आई डिड O levels, आई डिड A levels, तो मेरे पे स्ट्रेस था ग्रेड्स अच्छे लाने, अच्छे लाओगी तो भाई देखेंगे, पढ़ोगी। मैं खुद, मेरे A's आ गए और मेरे भाई DE पे भी उनको कुछ भी नहीं कहा गया। तो आई रियलाइज कि पेरेंट्स मतलब वो विद टाइम वो खुद चेंज होते जाते हैं।
वो मतलब सिर्फ पहले पे ही इतना प्रेशर किया जाता है, दूसरे बच्चे कुछ भी नहीं कहा जाता उनको, और जिंदगी गुजर ही जाती है। जिंदगी ये नहीं होता कि आपने अगर एक स्टैंडर्ड नहीं होगा तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। लड़कियों के लिए मुझे लगता है ज्यादा स्ट्रेस होता है कि उनके लिए काफी कुछ, उनको अपना माशरा भी देखना होता है, उनको पढ़ाई भी देखनी है, उनको ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबल फील कराया जाता है कि छोटे हैं उनको देखो। वो लड़की के लिए ऑटोमेटिकली एक जिंदगी मुश्किल है मुझे लगता है इस माशरे में। लेकिन वो जो मैंने अपनी लाइफ में पूरा एक एक्सपीरियंस मैंने किया ना, आई थॉट कि नहीं, मैं अपने बच्चों के साथ आगे कभी भी इस तरह नहीं करूंगी कि मैं उसकी जिंदगी में इतना प्रेशराइज उसको ना करूं। शायद उसका मेंटल मतलब उसमें उसका दिमाग इतना नहीं हैंडल कर सकता इतना स्ट्रेस। तो मैंने, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि वो जो एक ट्रॉमा से गुजरा, मैंने उसके बाद कहा कि मैंने उस पर इतना स्ट्रेस नहीं डालना। वो इट्स ओके, वो अपनी जिंदगी में वो बच्चा अपनी तरह है, वो बच्चा अपनी तरह है। मैं कभी भी उन दोनों को कंपैरिजन में भी नहीं डालती कि वो कंपेयर करेंगे, दोनों में कोई ना कोई होगा कि उसको ऐसे कह रहे हैं, मुझे ऐसे कह रहे हैं। तो सबकी, बच्चों की भी अपनी जिंदगी होती है, फर्स्ट चाइल्ड हो सेकंड चाइल्ड हो, द कंपैरिजन नहीं आना चाहिए कभी भी बच्चों में। सबका अपनी पर्सनालिटी होती है, एंड पेरेंट्स पे ये फर्ज बनता है कि उनको जैसे वो हैं उनको वो एक्सेप्ट करें इंस्टेड ऑफ मोल्डिंग देम। उन पे ये प्रेशर डाला जाए कि तुम ऐसे बनोगे तो भाई ऐसा करेगा, तुम ऐसे करोगे तो वो ऐसे करेगा। उसकी हो सकता है एक बच्चा आर्ट्स में अच्छा है तो उसको जबरदस्ती मैं बायो तो नहीं पढ़ाऊं कि नहीं तुम लोगे तो छोटा भाई करेगा ना। तो वो मैं बस मतलब मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उससे मुझे ये एक लेसन मिला जो मुझे लगता है कि फर्स्ट चाइल्ड पे बहुत प्रेशर होता है फ्रॉम एवरीवेयर, फ्रॉम द फैमिली। चाहे वो साल, आपने सही कहा, साल 2 साल का भी बच्चा होता है तो दूसरा बच्चा आ जाता है तो वो उसको कहते हैं तुम बड़े हो गए हो। वो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब मेरे तो ट्विंस भाई हैं तो वो मुझे तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं मिली बचपन से, नहीं मिली। और वो मुझे सब ले जाते वही वो, क्योंकि आई एम 29 years old, तो वो उस जमाने की बात है, मतलब समझे आज से 30 साल पहले ना माओ को इतना पता होता था ना कुछ, किस तरह हैंडल करना है सारा कुछ। वो 3 बच्चे जब ऑलमोस्ट सेम एज के हो गए, वो पहला बच्चे को वैसे ही मैच्योर किया गया कि आप पे है प्रेशर, आप खुद ही से बड़े हो जाओ, और ऑटोमेटिकली एक बच्चे का बचपना चला जाता है, उसको बड़ा कर दिया जाता है अपनी आपकी जो स्टोरी है ना, ये जो आपने बताया है, ये इतनी बड़ी सीख है और इतनी ये रिक्वायर्ड बात है। ये चलेगा, ये यूट्यूब के सेशन में आएगा और ये रिकॉर्डेड होगी आपकी ये बात। ये हर घर में, ये जो आपने अपनी सीख अपने घर में अप्लाई की है, हर पेरेंट को लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्कूल्स में ये अप्लाई करने की जरूरत है कि ये बहुत, मैं यही चीज कि मैं अभी भी, क्योंकि मेरा बेटा जो है LGS में है, तो वहां पे भी जब देयर आर लाइक 25 kids इन क्लास एंड आई हेट दिस थिंग कि एक बच्चे को दूसरे से कंपेयर किया जाता है। मैं उन्हें कहती हूँ एक की लर्निंग शायद 3 मिनट में हो सकती है, एक की 10 मिनट में हो सकती है। सो आप ये नहीं कह सकते कि जो 10 मिनट में लर्न कर रहा है वो ही इज अ वीक चाइल्ड। आप कभी भी ये नहीं कह सकते, आप एक बच्चे को दूसरे की कैपेबिलिटीज पे प्रेशराइज नहीं कर सकते। ये मतलब ये हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं बच्चे को इस चक्कर में, माँ बाप भी, कि माँ बाप कहते रहते हैं तुम नहीं करे। मेरा बेटा स्ट्रेस ही नहीं लेता, उसको मैं थोड़ा सा भी डांटूंगी ना वो ही विल ब्रेक डाउन। तो वो बच्चा गुस्सा हैंडल ही नहीं कर सकता। उसको प्यार से, मैं जितना प्यार से समझा लूंगी वो समझ जाएगा, अगर मैं गुस्सा करूंगी ही विल स्टॉप डूइंग इट कम्प्लीटली। वो मैं ये हर चीज को हैंडल करने का एक पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन ये अब आके थोड़ी अवेयरनेस आई है हम लोगों की जनरेशन में। इससे पहले की जो जनरेशन थी, माँ बाप वो कहते हैं बच्चे हैं सबके बड़े होते ही हैं, बस हो जाएंगे, देखो तुम्हारा भाई ऐसे करो, तुम्हारी बहन ऐसे कर रही है, तुम भी करो, तुम क्यों इतने वीक हो। उन्हें एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता होता कि ये बच्चा किस चीज में स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसका वो पॉइंट। अब मैं, जब मेरी शादी की गई थी, आई वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब मैं बन रही थी, सॉरी, तो मेरे पे बस वो लड़कियों की शादी जल्दी, ये वो। अब अगर आई नो कि आई वॉज केपेबल ऑफ डूइंग इट कम्प्लीटली, लेकिन ये प्रेशर ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द बीइंग फर्स्ट चाइल्ड, यू नीड टू बी
द गुड चाइल्ड ऑफ द फैमिली, आपको अपना एक इमेज रखना होता है, तो वो अब आके कभी कभी रिग्रेट भी होता है, बट आई एम रनिंग माई बिजनेस, वो जिंदगी जिस तरह लेके चलती है एक चीज, लेकिन वो तो अब हो गया। लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि यही फॉरवर्ड किया जाए टू द नेक्स्ट जनरेशन, कि मतलब मैं अगर मेरे साथ इस तरह हुआ, मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि मेरे बच्चे या मेरे इर्द गिर्द किसी और के साथ ये मैं देखूं। आई ट्राई कि जितना मैं किसी को समझा सकूं कि आप अपने बच्चे पे इस तरह प्रेशर मत करो। मैं मतलब कभी भी ये नहीं है कि आप एक स्ट्रेस डाल के आप बच्चे को कहोगे ये सीखो, स्ट्रेस से बच्चा नहीं सीखेगा, उसने हर किसी का। आपने जिस तरह आपने ब्रॉटअप किया अपने बच्चों का, जितना पैशनेटली आप करती हैं और जितना ब्यूटीफुल हार्ट आपको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, कि आप कंपैशनेट है, आप अपने बच्चों को किसी अच्छी जगह पे ले जाएंगे। और बच्चे वो होते हैं जो माँ बाप डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, तो जो आप डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो इस वक्त, आपके बच्चों में वो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करेगा। बेस्ट बात है, और आपने अपनी स्टोरी शेयर की, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिस आसिया। आप कुछ कह रहे थे, आप कंप्लीट कर ले बात। मैं सच्ची अब भूल गई मैं क्या बात कर रही थी, लेकिन मैं यही कहना चाह रही थी कि फर्स्ट चाइल्ड पे कभी भी ये हमारा टॉपिक ही क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड था, तो मुझे क्योंकि मैं भी बीइंग द फर्स्ट चाइल्ड, मैं बड़ी सेंसिटिव हो गई थी टॉपिक का करके, कि मैंने जिंदगी में बहुत अच्छा प्रेशर लिया है बीइंग द फर्स्ट चाइल्ड। तो मैं ये कहना चाहती थी कि कभी भी दूसरे मतलब फर्स्ट चाइल्ड पे इस तरह प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि आप बड़े हो, आपको देखना है, आपने करना है, यू नीड टू डू इट, क्योंकि हर बच्चा अपने आप, इवन दो व्हाटएवर आई डिड, माय ब्रदर्स डिड नॉट कॉपी मम्मी, हम तीनों बिल्कुल अलग हैं। वो ये नहीं हुआ कि मैंने ऐसे चला तो वो भी ऐसे चलेंगे। तो हर बच्चे ने अपनी पेस के अकॉर्डिंगली ही करना होता है। आप अपने पहले बच्चे की जिंदगी इस चक्कर नहीं बर्बाद करो कि आपके बाकी बच्चे उसको कॉपी करें, उस पर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए। मतलब उसकी मेंटालिटी देखनी चाहिए, उसका किधर इंटरेस्ट है उधर सब कुछ, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल 100% एग्री करती हूँ मैं आपके साथ। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो माहिर ने। और मैं एक और ये कहना चाही थी बात, आप कही थी आपकी बीडी को आपने काफी अपने से करीब रखा। मुझे लगता है कि टू टैकल द वर्ल्ड उसको अकेला छोड़ना चाहिए, ताकि वो एक नटशेल में ना रहे, उसको जिंदगी में एक्सपीरियंस जब तक वो नहीं करेगी। अब मेरा बेटा मुझसे इस तरह अटैच है, मैं चाहती हूँ, मैं उसको, वो गिरता है मैं उसको छोड़ती हूँ कि वो खुद से उठे। जब तक मैं उसको उठाती रहूंगी उसको पता नहीं चलेगा कि उसने खुद से कैसे उठना है। सो आई इग्नोर इट। मैं दूसरी, और अब वो इस तरह सीख गया है माशाल्लाह कि वो गिरेगा भी तो वो मुझे नहीं देखता, वो कहता है आई एम फाइन। तो वो यहाँ माहिर आपकी जो बात है ना, उसको मैं यहाँ पे एंडोर्स करना चाहती हूँ, इस बात जो आपने कहा कि मैं उसको, कि ये जो डर हम अपने बच्चे के लिए अपने अंदर लेके बैठ जाते हैं ना, कि मेरा बच्चा अगर कुछ हो गया, तो ये जो अगर कुछ हो गया वाला डर ऑपरेट कर रहा है ना आपके अंदर, फिर आपके बच्चे के साथ वो हो जाएगा। तो आप अपने डर का पहले इलाज करें, फिर आप बच्चे को बहुत अच्छा ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यहाँ पर आयशा ने एक कमेंट किया है, आयशा से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आयशा आप आ जाएं और आप प्लीज बात करें, बहुत अच्छा लगेगा। अरफा, ये आयशा का कमेंट में पढ़ रही हूँ। Every child is born genius and parents should work at bringing out their geniusness, and unconditional love is mandatory on part of parents especially. जी बिल्कुल, unconditional love तो मेरा ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। जी आयशा, आ जाए। वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहले तो आई एम नॉट मैरिड, लेकिन होता है ना कि आई हैव दिस थिंग कि साइकोलॉजिकली छोटे होते से अब तक आई इवैल्यूएटेड थिंग्स कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, होम्स में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। वो एक होती है ना आपकी इंट्यूशन होती है। तो अब दैट लेड मी टू डीकोड कि पेरेंट्स किस तरह सोचते हैं और बच्चे आगे कैसे बढ़ते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे होम्स वैसे क्यों नहीं है जैसे आइडियल होम होना चाहिए। और जाहिर सी बात है फिर सोसाइटी में इश्यूज आते हैं। तो अब इशू ये है कि जो पेरेंट्स हैं दे देमसेल्व्स वेंट थ्रू ट्रॉमा, और वो ट्रॉमा जो है वो एक्यूमुलेट होता है एंड दे आर नॉट रेडी टू बी पेरेंट्स। लेकिन इट्स साइकिल ऑफ लाइफ, तो दे लाइक बिकम पेरेंट्स, और फिर वो ट्रॉमा जो है दे इट ट्रांसफर्स इनटू देयर चिल्ड्रन, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि इन्हें प्रॉपर्ली ब्रॉट अप कैसे करना है, इमोशनली स्टेबल कैसे करना है।
क्योंकि वो खुद इमोशनली स्टेबल नहीं होते। सो इट्स काइंड ऑफ कि वो ना जनरेशन बाय जनरेशन आगे पास होता रहता है। और जो चाइल्ड एक जीनियस चाइल्ड होता है उसको ऐसी इन्वायरमेंट ही नहीं दी जाती कि वो वल्नरेबल हो सके, वो इमोशनली अपने आप को सही से एक्सप्रेस कर सके, वो अपनी नीड्स बता सके। और पेरेंट्स कैंट इवन सी के ओके इस चाइल्ड का कितना प्यारा, लाइक अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी चीज आपको दी है, लेकिन दे कैंट प्रॉपर्ली ब्रॉट इट अप। तो उस वजह से वो फिर बहुत अपनी नेचर से हट जाता है और फिर लाइक वही कि जो टिपिकल फैमिलीज के अंदर इश्यूज हैं तो वो बन जाते हैं। और देन दे देमसेल्फ बिकम पेरेंट्स, और ऐसे वो एक अनब्रेकेबल साइकिल जो है वो अपरेंटली चलता रहता है। तो यही है कि पेरेंट्स जब बन रहे हैं तो दे शुड बी लाइक प्रॉपरली, इस्लाम इतना प्यारा गाइड करता है इस बारे में, दे शुड बी प्रॉपरली कॉन्शियसली अवेयर कि ओके ठीक है इट्स बिग ड्यूटी वी आर गोइंग टू डू, और अब हम अपने ऊपर काम कर लें ताकि एटलीस्ट हमारा होम जो है वो एक ब्यूटीफुल होम ही है, वो एक हाउस ना रहे। तो आई थिंक दैट्स द मेन इशू। लेकिन ऑफ कोर्स हमें अपना रोल प्ले करना है, फिर भी अल्लाह ताला वापस रास्ते देता रहता है कि ओके ठीक है दोबारा ठीक हो। सो जस्ट टेक वन हिंट और वापस लाइक नेचर की तरफ आ जाए। जी अरफा, आप क्या कहें? Dr. Arfa, your mic is muted. Can you unmute your mic, please? सॉरी पता नहीं चला मुझे। अच्छा, मैं कह रही थी कि आयशा सही कह रही है, हमारे यहाँ पेरेंटिंग जैसे फोर्स कर दी जाती है हमारे ऊपर ना, ये नहीं होता कि व्हेन यू आर रेडी, व्हेन समबडी इज मेंटली प्रिपेयर्ड कि मैं ये रिस्पांसिबिलिटी उठा सकती हूँ, फिर उनकी शादी की जाए। हमारे यहाँ किसी पूछा नहीं जाता है, हमारे यहाँ बस होता है कि किस उम्र तक लाजमी शादी करनी है, लड़का है या लड़की है, कि बस अब ये उम्र हो गई है तो अब तो बस ये डेडलाइन है कि जो मुनासिब रिश्ता मिला वहाँ जरूर शादी करके दम लेना। तो हम अगलों के भी ना मेंटल लेवल नहीं देखते, ये अंडरस्टैंड नहीं करते कि उनकी मैच्योरिटी का लेवल क्या है, कि दे कैन हैंडल दैट रिस्पांसिबिलिटी के नहीं, और वो बस थोप दिया जाता है उनके ऊपर। तो इस वजह से भी वो अच्छे पेरेंट्स मैच्योरिटी का लेवल तो है कि कैसे तय होगा, कौन तय करेगा मैच्योरिटी, कैसे रिस्पांसिबिलिटी लेना क्या होता है, ये हम हमारी क्या ट्रेनिंग में होता है? आप देखिए पेरेंटिंग में ये वाली बात पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि हमने रिस्पांसिबल कैसे बनाना है। बाद में हम ये कहते हैं कि आने वाला शख्स जो है उसके साथ रिस्पांसिबिलिटी को शेयर कर लेगा, बल्कि पूरी रिस्पांसिबिलिटी किसी के ऊपर फेंक दी जाती है ना, अनफेयर है। और मुझे आयशा की बात इतनी अच्छी लगी है, उसने कहा कि हमारा इस्लाम इतना अच्छा रिलीजन है, उसमें जो बातें बताई गई हैं आप उनको किसी भी बात में ठीक कर सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं और उनको सही कर सकते हैं। तो उसमें रिस्पांसिबिलिटी की बात है, उसमें अनकंडीशनल लव की बात है, मगर हम उसको पढ़ते हैं। नाइल ने कमेंट लिखा है, आई वांट टू ऐड फॉर पेरेंट्स देयर एवरी चाइल्ड इज इक्वल। आप अरफा इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, कंपैरिजन तो कभी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को या हमारे ज़माने में स्कूल्स में भी इस बात को नहीं समझा जाता था। हर बच्चे को दूसरे से कंपेयर किया जाता था कि वो कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, अगर ये बच्चा 10 मिनट में याद कर रहा है तो तुम भी 10 मिनट में याद करके दिखाओ। तो सबको वन साइज फिट्स ऑल वाला हिसाब करके स्कूल में भी बड़ा किया जाता था और घरों में भी यही हिसाब होता था। इस चीज से वाकई बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपको बता रही थी, मेरे जो बड़े भाई हैं माशाल्लाह, उनका और मेरा डिफरेंस जस्ट 1.5-2 साल का है, तो बहुत कम डिफरेंस है। और ही वाज द फर्स्ट चाइल्ड, तो इस कदर उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बचपन से अम्मी उनको कहती थी कि तुम तो बड़े हो, तुम तो समझदार हो। और मेरे भाई ने बिल्कुल उसी तरह, जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, उस तरह हम तीनों छोटे बहन भाइयों को लेके चला है सारी जिंदगी। हमारे लिए वो फादरली फिगर है। मेरे फादर की डेथ को भी 6 इयर्स हो चुके हैं, तो उनकी डेथ के बाद से भी वो हमारे लिए बाप की तरह ही है। तो वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर डाल दी जाती है, हमारी स्पेशली पिछली जनरेशन में, तो मैं कहती हूँ काफी ये काम किया हुआ कंपैरिजन का और रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपने का। डॉक्टर अरफा, आप देखिए, तुम तो समझदार हो इसलिए तुम्हें समझ सके, ये चूंकि समझदार नहीं है इसलिए इसको समझदार नहीं रहना हर वक्त। मतलब ये जो एक अनफेयर बिहेवियर है, उसमें एक शख्स तो सेक्रीफाइस के लिए बन जाता है घर के अंदर, बच्चों में से एक बच्चा फॉर सेक्रीफाइस, और Miss Asia, I'm sorry. I just want to tell Dr. Arfa, when she's not speaking, can she mute her mic, because when the other person is saying something, then there's a noise from Dr. Arfa's mic. There's a request. I'm so sorry. नहीं, it's okay, I can do that. तो मैं ये कह रही थी कि वो एक बच्चा जो है उसको ये समझ लिया जाता है कि ये और आप यकीन करें कि वो एक बच्चा पूरी लाइफ गुजार के 50 साल की उम्र में जाके समझता है कि मैंने तो अपना वक्त पता नहीं कहाँ गुजार दिया, जब उसको सब छोड़ जाते हैं, क्योंकि सबको अपने अपने काम होते हैं।
सो ये एक बड़ा ही ना सोसाइटी में एक पेरेंटिंग की एक बड़ी खराब शक्ल है, जिसमें बहुत सारे लोग सिर्फ सेक्रीफाइस होने के लिए बनते हैं और सेक्रीफाइस हो जाते हैं। शामीर ने भी कुछ लिखा है, मैं उनका कमेंट पढ़ूंगी, फिर आप प्लीज इस पे कमेंट कीजिएगा। इन पाकिस्तान टीचर्स एंड पेरेंट्स जस्ट demand good grades from student but don't try to find out the real potential of the students also at deciding field of study। जी जी बिल्कुल, ये बात तो है। इस पे बड़ा अच्छा जो है उन्होंने बात की, किन्होंने बात की, माहीन ने बताया कि जी पोटेंशियल जो है कम से कम उसका ख्याल रखना चाहिए। तो डॉक्टर अरफा अभी कुछ आप कहने लगी थी, प्लीज आ जाएं। कहने लगी थी, इस पे तो सबसे बेहतरीन आप कमेंट कर सकती हैं, आप बता भी रही थी बल्कि कि ये वही जो कंपैरिजन है ना, ये बच्चों में बल्कि एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आपस में और राइवलरी इस चीज को जनरेट करता है। इसका फायदा कुछ नहीं होता। हर बच्चे की, जैसे आयशा कह रही थी, एक खास एक टैलेंट होता है, उसको फाइंड आउट करने की जरूरत है, बजाय इसके कि बच्चों को कहें कि सब एक जैसे हो जाओ, सब एक जैसे ग्रेड्स ले लो, सब टॉप कर लो। तो ये तो कभी भी मुमकिन नहीं होगा। लेकिन इस सारे चक्कर में हम काफी बच्चों का नुकसान कर देते हैं और उनकी जो कैपेबिलिटी होती है उसको स्नब कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें मिनाहिल को भी इनवाइट करना चाहिए अगर मिनाहिल कुछ बात करना चाहती हैं, और शामीर तो हैं यहाँ पर। शामीर से भी अगर शामीर भी कोई कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम, आप आए। मिनाहिल और शामीर टाइपिंग कर रहे हैं मेरा ख्याल है। अगर बात करें, जब तक डॉक्टर अरफा आप बात करें, आप हमें टिप्स बताएं रिलेशनशिप मेकिंग में। यही कह रही थी, माहीन भी कह रही थी, क्योंकि आई एम नॉट द फर्स्ट चाइल्ड, तो मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं सही हुई। आई कांट रिलेट टू दैट, जो जाहिर है उनके साथ हुआ होगा, जो मेरे भाई के साथ हुआ, बीइंग द एल्डेस्ट वन। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हम अपने बच्चों के साथ तो ये कर सकते हैं कि बी जेंटल विद देम। उनको शुरू में हम अगर थोड़ी बहुत हमसे पेरेंटिंग में गलतियां हुई भी हैं, तो जैसे वो कह रही थी, वक्त के साथ आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, खुद को ठीक कर सकते हैं। तो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज देयर। और जैसे मैंने भी वक्त के साथ साथ सीखा कि आई कांट गो ऑन बी अ वेरी पोजेसिव मदर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। मुझे अपने बच्चों को स्पेस देनी है, रूम देना है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ा सा बैक पे चले जाते हैं ना, और बच्चों को स्पेस देते हैं, बच्चों को ग्रो करने का जो है मौका देते हैं। वो आपको अपने आप को भी बच्चों के साथ इवॉल्व होना पड़ता है ना। ये मिनाहिल ने बड़ा अच्छा अपना शेयर किया बात, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि I am myself first child and I feel if children are that much pampered by the parents, they easily get prey of social diseases. As it gets some space, they come to explore on themselves how they are going to cope the hurdle in their way. As Aisha said, that unconditional love can't only bring up that genius. ये इनका कमेंट है, और मनाहिल मैं आपके साथ एग्री करती हूँ। अरफा भी आपके साथ बात करेंगी, लेकिन मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि जो स्पेस हम एक बहुत बड़ा क्राउन रख के खत्म करते हैं बच्चे के, तो आप तो ऐसा कर ही नहीं सकते ना। तो फिर बच्चा एक्सप्लोर करता है डिफरेंट चीजें, उस प्रेशर को खत्म करने के लिए, अपनी स्पेस ढूंढ करने के लिए वो बाहर जाता है, और बाहर आपको नहीं पता आप कहाँ फंस सकते हो। और यही हमारा यंग जनरेशन का अलमिया है कि हमने वो स्पेस अपने घरों में खत्म कर दी, तो बच्चे अब बाहर हैं। अब कुछ होता है तो अचानक हमें पता चलता है, हम कहते हैं ये कहाँ चला गया, ये क्या हो गया। जी डॉक्टर अरफा। मैं यही कहना चाहूंगी कि इसमें आपको बहुत एक डेलिकेट सा बैलेंस है, चेक एंड बैलेंस तो जाहिर आपको रखना पड़ता है उसमें, कि आपने बच्चे को एक कॉन्फिडेंस दिया है, बच्चे को आपने बताया है कि मैं अब ट्रस्ट करती हूँ एंड डोंट ब्रेक माय ट्रस्ट। उसके बावजूद आप बिल्कुल ब्लाइंड तो नहीं हो जाते हैं ना बच्चों को स्पेस देने के लिए। या अगर बच्चे आजकल जैसे सोशल मीडिया गैजेट्स वगैरह यूज करते हैं, टैबलेट्स यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, तो आप बिल्कुल भी ब्लाइंड तो नहीं हो सकते। वो थोड़ा सा आपको पीछे रह के उनको ऑब्जर्व करना पड़ता है, आपको थोड़ी उन पे नजर रखनी पड़ती है। ये भी नहीं है कि हमको बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं, ये है कि आपको उनकी बाउंड्रीज सेट करके कि यू आर अलाउड टू एक्सप्लोर विद इन दीज बाउंड्रीज। और मैं अपने बच्चों को हमेशा ये कहती हूँ, बेटा बजाय इसके कि आप कोई चीज एक्सप्लोर कर ले, आप किसी से पूछ लें, आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर अरफा, मेरा यहाँ क्वेश्चन है, आपने कहा बाउंड्री सेट करके आप खुला नहीं छोड़ सकते। मेरा क्वेश्चन ये है कि रिलेशनशिप होती है तो बाउंड्री सेट होती है, कि बाउंड्री सेट होने के बाद रिलेशनशिप होता है? नहीं, मेरे ख्याल से रिलेशनशिप आपका पहले होता है, उसमें बाउंड्रीज आप आहिस्ता आहिस्ता डिफाइन करते हैं, जिसको आप
बहुत दफा आपको जुबान से नहीं कहना होता, वो आपकी जो फैमिली की नॉर्म्स हैं, जो आपकी वैल्यूज हैं, वो बच्चे को जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा होता है उस घर के माहौल में उसको खुद ही पता चल जाती है कि हमारे घर में ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, इस हद तक हम जा सकते हैं, इस हद तक नहीं जा सकते। तो वो आपको ध्यान तो रखना पड़ता है इन एवरी एज। ये नहीं है कि किसी भी एज ग्रुप के बच्चे को आप बिल्कुल खुला छोड़ सकते हैं, टू देमसेल्व्स टोटली छोड़ सकते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, चाहे बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। कोई भी मसला होता है तो वो आएगा तो आपके पास ही, कोई भी प्रॉब्लम। हाँ, ये जुमला जो आपने, कोई भी मसला आएगा तो वो आपके पास आएगा। ये बच्चे बहुत कम ऐसे होते हैं, अगर आप उनसे कुछ गलत हो गया है, आपका एक सेट स्टैंडर्ड है, उनसे उस पे गलती हो गई है, तो क्या वो आपके पास आएगा? अगर आप उसके लिए वो बाउंड्री सेट कर रहे हैं तो क्या वो गलत आपको बताएगा? वो जैसे मैं करती हूँ, मेरी आदत है कि हर कुछ अरसे के बाद मैं अपने बच्चों को ये बात रेनफोर्स करती हूँ, उनको समझाती हूँ कि बेटा आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। पहली बात तो ये है कि किसी गलत आदत में, किसी गलत कंपनी में पढ़ना ही नहीं है, किसी गलत बात में पढ़ना ही नहीं है। वो तो सारा वाकयात और हालात और कहानियां सुनाने से बच्चों को समझाते रहते हैं ना कि ये सही है, ये गलत है, यूं नहीं करना, ये इस चीज में नहीं पढ़ना। लेकिन फिर भी अगर कभी कुछ गलत हो जाए, मैं अपने बच्चों को हमेशा ये कहती हूँ कि कोई मसला हो जाए तो बेटा आई विल बी द फर्स्ट वन टू नो। ये नहीं है कि आप अपने दोस्तों को बताओ, फलाने से मशवरा करो, सोचो कि कहीं और से मसला हल हो जाएगा। अगर कुछ आपसे मिस्टेक हो भी जाती है तो आई शुड बी द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड जिसके पास आप आओ, बताओ, एंड आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू टू करेक्ट। तो आपका बच्चा, मुझे लगता है कि उस वक्त आपके पास आएगा अगर उसे पता होगा कि मुझसे बड़ी से बड़ी गलती भी हुई है, तो मेरी जो अम्मी हैं या मेरे जो अब्बू हैं या जो मेरा रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, वो इस पे मुझे पहले मारेगा या पीटेगा या स्नब नहीं करेगा, वो मुझे सुनेगा। ये वाली लाइन अगर आपने डिफाइन की हुई है, तभी आपका बच्चा आके आपके पास बताएगा कि मुझसे तो ये हो गया। मैं कहती हूँ जितनी मेहनत बच्चे गलत छुपाने पे करते हैं, उतना गलत को ठीक करने पे कर लें। पेरेंट्स मिलकर, बच्चे मिलकर आपस में उस गलत को ठीक करने पे कर दें, तो मेरा ख्याल है सोसाइटी में से खराब बातें ही खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, यही ना जो अनकंडीशनल लव की बात कर रहे थे कि किसी को ये एहसास हो कि मेरे माँ बाप मुझसे जिस कदर सिंसियर हैं, जिस कदर मुझसे मोहब्बत करते हैं, दुनिया में कोई नहीं करता। और इसलिए अगर मुझसे कोई गलती हुई या मैंने कोई गलत बात की तो सबसे ज्यादा पशमानगी उन्हीं को होगी। तो मैं नहीं चाहूंगा कभी कि मेरे माँ बाप को मेरी वजह से ये बात सुननी पड़े। बच्चा तो पहले यही समझेगा ना इस बात को, और कभी कोई गलत बात नहीं करेगा। और इवन अगर हो भी जाती है, क्योंकि जाहिर है हम इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, तो फिर उनको ये एहसास हो कि अगर मुझसे कोई गलत बात हो भी गई है तो मुझे अपने माँ बाप से ही इसको ठीक करवाना है, मुझे अपने माँ बाप को ही सबसे पहले इन्वॉल्व करना है, ताकि वो जो भी मैटर है उसको सॉर्ट आउट करें, उसको सेटल करें। तो ये तो सब बचपन से ही सिखाना पड़ता है। जी, मैं ये कहना चाहूंगी मिस आसिया यहाँ पे कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा ये स्किल एक्सचेंज प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया। सर बिलाल बहुत अच्छा लेके चलते हैं और इसमें इतने अच्छा इंटरेक्शन हो जाता है लोगों के साथ, और आपको पता चलता है कि दुनिया में और भी लोग हैं जिन्होंने आप जैसे मसाइल फेस किए हैं और आपकी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं और आपकी तरह लर्न कर रहे हैं। तो ये बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आई रियली फील, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी होती है यहाँ पे आपसे और बाकी लोगों से। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मैं कि आपने इतना सेफ स्पेस क्रिएट किया कि इतने लोग जो हैं वो अपना स्पोक आउट देयर हार्ट्स और इतने अच्छे से वो बोल रहे हैं और अपना दिल शेयर कर रहे हैं। ये आपका आज के प्रोग्राम में आना और ये स्पेस क्रिएट करना, ये बहुत बड़ी बात है और उसके लिए हम बड़े ग्रेटफुल हैं। सो मैं चाहूंगी कि मिनाहिल आ जाएं, कुछ बात करना चाहती थी आपसे, और उसके बाद आयशा फाहद भी यहाँ कहीं थी, तो आयशा फाहद आ जाएं। एक और है महरूश जो है, अगर बात करना चाहें आ जाएं। जी मिनाहिल। अस्सलाम वालेकुम। आई वाज जस्ट टू से मैं डॉक्टर आरफा से बिल्कुल एग्री करती हूँ। एज शी सेड कि पेरेंट्स को पहले बाउंड्रीज मार्क कर देनी चाहिए और अपने चिल्ड्रन को बता देना चाहिए कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, एज माई पेरेंट डिड। और उन्होंने मुझे शुरू से ही ग्रूम ऐसे किया, मुझे बता दिया कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आफ्टर दैट उन्होंने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया कि मैं जब भी कोई काम करने लगी होती हूँ तो मुझे पता होता है कि ये गलत है या ये सही है। तो मुझे फिर वो जो ट्रस्ट है
वो स्टॉप करता है कि मुझे उस तरफ नहीं जाना है। आई एम द फर्स्ट चाइल्ड, और अभी मतलब दो उन्होंने मुझे स्पेस दी हुई है और उतना ज़्यादा उनका मुझे टाइम नहीं मिलता और उनका ज़्यादा फोकस मेरे छोटे बहन भाइयों पे होता है, लेकिन उनकी जो टीचिंग्स हैं वही मुझे आगे हेल्प कर रही है। आई एम स्टेइंग इन हॉस्टल, आई एम डूइंग द स्टडीज अवे फ्रॉम माई होम। तो चीज़ों को टैकल कैसे करना है, हाउ आई एम गोइंग टू इंटरेक्ट विद अदर्स, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, सिर्फ उनकी वो टीचिंग्स जो मुझे बचपन में मिली हैं वही मुझे फर्दर हेल्प कर रही हैं। तो ये भी है कि ऐसा भी होना चाहिए पेरेंट्स को कि वो शुरू से ही करें। और ओवर पैम्परिंग, इफ आई एम सीइंग द अदर एंट्री मेट्स विद मी, तो आई एक्सप्लोर द थिंग कि जितना ज़्यादा उनके पेरेंट्स ने उनको पैम्पर किया हुआ है उतना ही उनके लिए मुश्किल होता है दूसरों में एडजस्ट करना। आई रियली फील ग्लैड। थैंक यू, दैट्स ऑल। जी सही, बिल्कुल सही कह रही हैं आप नाहिल, और बहुत अच्छी बात है आपके पेरेंट्स ने आपको ये ट्रस्ट दिया है और आप हमेशा उस चीज़ का ख्याल रखती हैं। तो आई एम रियली ग्लैड टू नो दैट। और इसमें साथ ही आप क्या ऐड करना चाहेंगी? मैं मेरा ख्याल है शामिर ने यहाँ पे कुछ कमेंट लिखा है, वो बोलना चाहूंगी। और शामिर, अगर आप आके बात करना चाहें तो बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपना मैम कमेंट। सैफुल्लाह हैज रेज्ड हैंड। जी सैफुल्लाह आ जाए। Yes. सैफुल्लाह प्लीज अनम्यूट योर माइक। ओके, अस्सलाम वालेकुम। एक तो बात मैं ये बात करना चाहता था कि जैसे जो है ना कुछ बच्चे जो होते हैं वो अगर फेस टू फेस जो है वो टीचिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, खास तौर पे जो है ना वो टीचर का बिहेव फेस टू फेस जो होता है वो अक्सर जो है ना वो एग्रेसिव होता है। तो एक चीज़ मैंने देखी है, मैंने ना वो एक प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन ट्यूटिंग करता हूं, तो ऑनलाइन ट्यूटिंग में जो एक टीचर का पढ़ाने का जो एक स्टाइल होता है वो एक फेस टू फेस पढ़ाने का स्टाइल से काफ़ी डिफरेंट होता है। जो बच्चे अगर ना कुछ बच्चे जो होते हैं जो स्टडी के हवाले से मतलब बहुत ही मतलब दूर रहना चाहते हैं, तो वो एक वैसे भी बच्चे आजकल जो है ना मोबाइल में या इस तरह के यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ ज़्यादा अटैच है। हर बच्चा जो है वो आप कह लें कि 95% बच्चे जो है ना मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते। तो मोबाइल अगर उनके हाथ में तो वो वालिदैन ने देना ही है ताकि बच्चों को किसी जगह मसरूफ करना है। तो उसकी जगह अगर बच्चे को किसी मतलब सोशल मीडिया में इन्वॉल्व होने के बजाय स्टडी के हवाले से कोई ना कोई बंदा बच्चे को अगर अटैच कर दिया जाए टीचिंग के हवाले से या किसी तरीके से, तो अगर आप फेस टू फेस ट्यूशन बच्चे को रुकवाते हैं तो उसमें ये होता है कि बच्चा जो है वो जो फेस टू फेस जो होता है टीचर एज ए मतलब उसका बिहेव और ऑनलाइन जो पढ़ाने का जो बिहेव है वो बहुत डिफरेंट होता है। ऑनलाइन में वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे अंदाज में पढ़ाता है, बड़े ही बच्चे के साथ वो मतलब प्लेइंग मोड में पढ़ाता है, बच्चा बहुत ज़्यादा अटैच होता है जी। वैसे भी वो बच्चा मोबाइल की कुछ अट्रैक्टिविटी होती है और कुछ जो है जो बच्चा वैसे भी जो टीचर का बिहेव होता है ऑनलाइन ट्यूटिंग में और जो एज फेस टू फेस होता है वो बहुत ही डिफरेंस होता है। अक्सर ये हम कंपेयर अब अप्लाई करके देखते भी हैं, अगर स्कूल में जो टीचर पढ़ाते होते हैं तो उनके जो जब वो स्कूल में पढ़ाते हैं तो उस वक्त अगर बच्चे एक बच्चे का भी वो जो होता है वो कोई गुस्से में मतलब उसका कोई ऐसा बिहेव होता है टीचर को पसंद नहीं आता, तो उसकी वजह से दूसरे बच्चे बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं, यानी उनको वो फ्रेंडली माहौल में मिलता है। बिल्कुल सैफुल्लाह साहब, मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ। यहाँ पर शामिर साहब ने भी यही बात लिखी है कि आई थिंक द टीचर शुड आल्सो प्ले देयर रोल टू फाइंड रियल पोटेंशियल ऑफ अ स्टूडेंट। Like not all parents are that much educated in Pakistan to recognize their child's potential. एक बात ये है कि टीचर के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सैफुल्लाह साहब ने भी जैसे कि मेंशन किया और शामिर ने भी बहुत अच्छे से ये बात पॉइंट आउट की है कि टीचर्स का बिहेवियर बहुत काउंट करता है। फेस टू फेस पढ़ा रहे हैं या आप बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं तो आपका बहुत ज्यादा आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बच्चे को एज ए इंडिविजुअल ट्रीट करें, ये समझें कि वो एक बच्चा है और उसको आपने क्रिएटिवली टीच करना है। आप एक टीचर हैं, आपको एक ही तरीके से पढ़ाना आता है, ये टीचर होना नहीं है, आपको तरीका बदलना पड़ेगा, एक बच्चे के लिए और एक बच्चे के लिए और। सो टीचर होना इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। आपको क्रिएटिव है होना है, आपको काम करना है, आपको बच्चों का पोटेंशियल पता करना है और आपको बच्चों के लिए सब कुछ करना है। तो अगर आप कर सकते हैं तो आप टीचिंग में आए, नहीं कर सकते तो आपके पास बहुत सारी जॉब्स हैं, आप उसमें जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सैफुल्लाह साहब, आपका कमेंट
समझ में आ गया, बड़े अच्छे से आपने शेयर किया, जज़ाकल्लाह। मैम शामीर रेज्ड हैंड। जी शामीर आप आ जाएं प्लीज। शामीर अब म्यूट किया है शामीर ने, हमें आवाज नहीं आ रही शामीर आपकी। वालेकुम सलाम। जी 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 मैं यही कह रहा था कि ना पाकिस्तान में जो है ना सबसे बड़ा हम लैग करते हैं कि जो टीचर्स है ना वो बच्चे के ऊपर इस चीज पे गौर नहीं करते कि ना बस एक बच्चा अगर ग्रेड्स ला भी रहा है ना तो हम देखते हैं कि बस वो ग्रेड्स देता जाए हमें तो बस हम लेके चलें उसे। लेकिन टीचर ये नहीं देखता ना कि एक बच्चा मतलब बाकियों के मुकाबले में इतने अच्छे ग्रेड ला रहा है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि इसके अंदर कोई किस चीज में ज्यादा पोटेंशियल है। तो हमने वही एक रटा रटाया रखा हुआ है कि ना ये फील्ड्स हैं इनमें जाओ तो बस तुम कामयाब हो, उसके अलावा दूसरी फील्ड्स में कुछ है नहीं। हालांकि बच्चे का पोटेंशियल हर बच्चे का अलग हिसाब होता है, कोई किसमें अच्छा जा रहा है, कोई किसमें मतलब एक है कि बंदा मतलब जो है ना मैट्रिक लेवल या मतलब स्कूल लेवल पे है तो वो वैसे तो परफॉर्म अच्छा कर सकता है अपने माइंड की वजह से, लेकिन उस वक्त टीचर तो सिर्फ उसके मार्क्स की बेस पे ना उसे ऐसी फील्ड सिलेक्ट करवाते हैं कि जो मतलब उसके अपने हिसाब से है नहीं। लेकिन मतलब जैसे कि अब मेडिकल की अगर मैं कहूँ, जैसे मतलब पाकिस्तान में आजकल सबसे ज्यादा मिठाई इसका ना कि मेडिकल में बंदा जाए, तो हम आज भी देखेंगे कि ना जो बच्चा मैट्रिक लेवल से ही ऐसा परफॉर्म कर रहा हो तो हम कहते हैं कि बस मेडिकल की तरफ डालो, डॉक्टर बनेगा ये वो। लेकिन कोई बच्चे होते हैं लेकिन आगे उनका पोटेंशियल ऐसा नहीं होता, तो आगे जब मतलब आगे लाइफ में आगे जाते हैं तो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि मतलब जब फील्ड सेलेक्ट हो जाती है उसके बाद जब हम मतलब फील्ड में एंटर होते हैं तब बच्चे को पता चलता है कि ये मेरे हिसाब की फील्ड नहीं थी। मतलब पढ़ाई के हिसाब से तो वो अच्छा जा सकता था, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उसने परफॉर्म करना था, वहां पे वो फिर लैग करता है इस वजह से ना। लैग करता है। और शामीर आपको मैं एक बात बताऊं कि यहाँ पर जब हम कहते हैं ना कि टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर को पोटेंशियल बताना चाहिए, तो यहाँ एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और रियलाइज करने वाली बात ये है कि टीचर को चूंकि आपने इतनी अथॉरिटी नहीं दी हुई कि वो कोई चीज डिसाइड कर सके, उससे आपने सिर्फ एक रिजल्ट मांगा हुआ है, तो वो भी बस ग्रेड करता रहता है क्योंकि उसकी जो अपना सर्वाइवल है वो ग्रेड के ऊपर है। ये वजह है कि टीचर कोई होता है पागल सरफरा कंपैशनेट बंदा जो टीचर बन जाता है और वो कहता है कि नहीं जो भी कह रहे हैं हम ग्रेड तो पूरे कराएंगे मगर हम हर बच्चे पे काम करेंगे। ये हमारे अपने साथ एक कमिटमेंट है। अदरवाइज कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है जिसपे ऐसे टीचर को सपोर्ट किया जाए, कोई एजुकेशनल सिस्टम में ऐसा एवेल्युएशन क्राइटेरिया नहीं है कि टीचर्स वो चूज किए जाएं जो क्रिएटिविटी की बेस पर, पोटेंशियल के बेस पे बच्चों को जो आगे लेके जा रहे हैं उनको तरक्की मिले या वो आगे आए। आपका टीचर वो आगे जा रहा है जो 4 रिजल्ट बनाता है, फिर वो अपनी एकेडमी बनाता है, फिर उसके ऊपर वो रिजल्ट अब मनी अर्न करता है। ये मैं ये कह रही हूँ ये गलत नहीं है, आप मनी अर्न करें, लेकिन आपका एवेल्युएशन क्राइटेरिया चूंकि ग्रेड बेस्ड है, आपके पेरेंट्स मांग ही रहे हैं। अब जैसे जो महीन है उन्होंने यहाँ पर बात की और महीन ने चूंकि एक्सपीरियंस किया तो उनका स्पेस इतना बड़ा है कि उस प्रेशर को भी अंडरस्टैंड कर रही हूँ, अपने बच्चे को भी अंडरस्टैंड। लेकिन जिन लोगों को ये पता नहीं है उनके अंदर शायद ये फील करने वाली बात है ही नहीं, बस उनको तो दौड़ में लगना है तो वो दौड़ में लगे हुए। ये तो जब लगती है चोट, जब आप किसी जगह पे आपके सारे स्ट्रेटेजीज ए ग्रेड के साथ फ्लॉप होते हैं, तब आप सोचते हो यार कहाँ खड़े, हमने क्या कर दिया। चले जी मैंने बहुत बोल लिया। डॉक्टर अरफा जो हैं उनका कमेंट लेते हैं जी। डॉक्टर आप अपना कमेंट्स दें और फिर हम इसके साथ वाइंड अप करेंगे। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि हमारे टीचर्स को इतनी अथॉरिटी और इतनी स्पेस देनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि वो खुल के हर बच्चे का पोटेंशियल उनके पेरेंट्स को बता सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि आपका बच्चा इस फील्ड में अच्छा नहीं है, इसको फोर्स मत करें, आप इसको ये फील्ड लेके दें। लेकिन मेरा ख्याल है कि इतना ओपनली कहना शायद टीचर्स को अलाउड नहीं है जैसे आप कह रही है, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है कि टीचर्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाता बच्चों के करियर काउंसलिंग में। ये बात सही कह रही हैं आप कि ये होनी चाहिए है। और इसके साथ मैं चाहूंगी कि अब हम वाइंड अप करें क्योंकि माशाल्लाह हमने काफी टाइम ले ली है आज। और अगर कोई कमेंट और बहुत ही इंटरैक्टिव प्रोग्राम और बड़े ही अच्छे लोग जो ऑडियंस है उन्होंने पार्टिसिपेट किया और मैं बड़ी डॉक्टर अरफा की जिन्होंने अपना कीमती टाइम हमें जो है। डॉक्टर अरफा कोई एक हमें टिप दें फॉर रिलेशनशिप, आज हम उसको कैरी करेंगे और फिर हम अपने घरों में हर जगह पे बताएंगे।
बिल्कुल, इन अ नटशेल मैं यही कहना चाहूंगी कि बी जेंटल विद योर एल्डेस्ट चाइल्ड। जहां आप उसको स्टार्ट में इतना प्यार देते हैं, वहां पे उसके बाद के सालों में बी जेंटल, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बहुत ज्यादा बर्डन अपने फर्स्ट चाइल्ड पे ना डालें। उस बॉन्ड को कायम रखें जो आपने इनिशियली उसके साथ एस्टेब्लिश किया होता है, और एक ट्रस्ट का रिलेशन बना के रखें अपने सब बच्चों के साथ। और जस्ट लेट योर सेल्फ बी योर सेल्फ, और अपने बच्चे को भी जिस तरह जो उसकी नेचुरल पर्सनालिटी है उसको बाहर आने दें, और उसको आप एक्सेप्ट करें और ओवर बर्डन नहीं करें। थैंक यू। और मिस आसिया, इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग। नहीं, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया इनलाइटनिंग सेशन का। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी थैंक यू सर बिलाल, आपका भी बहुत शुक्रिया। Oh, thank you so much, Dr. Irfa, and everyone for joining this session. This was a brilliant session today. Thank you very much See you next everyone. Thursday. Okay जी, अल्लाह हाफिज। Thank you.